हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है एक बहुल समाज में शिक्षा, एजुकेशन इन प्यूलर सोसाइटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लेंथी बुक है। इसमें अराउंड आपको 9 चैप्टर्स को कवर करना है। ठीक है, ये आपके डिसिप्लिन है जो कोर्स है उसके अंतर्गत आती है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हो सकता है आपने ये जो सब्जेक्ट है उसको चुना हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है बहुत्ववाद, विविधता एवं समावेशन की समझ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। और अगर आपको इस बुक के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट नोट्स हमने अपने वेबसाइट पर डाल दिए, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चैप्टर शुरू होता है। सबसे पहले हमें बताना है विविधता का अर्थ क्या होता है। विविधता का आप कह सकते हैं इंग्लिश में मीनिंग होता है वैरायटी। वैरायटी का मतलब कि काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की वैरायटी हैं। यहाँ पे बताया गया है कि विविधता का अर्थ होता है कि एक समूह में भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं जो उस समूह के लोगों को दूसरे समूह के लोगों से अलग करती हैं। इसका क्या मतलब कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप स्कूल में पढ़े होंगे, तो जो आपकी एक पर्टिकुलर क्लास है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पूरी तरह मैच खाता है, नहीं। हर एक स्टूडेंट अलग प्रकार की विशेषताओं के साथ है और वही पूरी क्लास एक अन्य दूसरी क्लास से पूरी तरह से अलग है। ठीक है, इन विशेषताओं में जैविक विशेषताएं जैसे कि जाति या लिंग के आधार पर वैरायटी देखी जा सकती है, धर्म के आधार पर वैरायटी देखी जा सकती है, भाषा के आधार पर वैरायटी देखी जा सकती है। ठीक है, सांस्कृतिक, जिसमें संस्कृति, प्रथाओं और रीतियों के आधार पर वैरायटी देखी जा सकती है, मतलब विविधता देखी जा सकती है। अगर आपने देखा होगा कि एक ही क्लास में हो सकता है अलग अलग धर्म के बच्चे पढ़ रहे हों, ठीक है, वहीं पे अलग अलग लिंग के, जिसमें कोएड स्कूल्स हो गए, ठीक है, उसमें कोएड क्लासेस होती हैं जिसमें लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें वैरायटी देखी जा सकती है। भारत के जनसंख्या के बारे में कुछ मुख्य तत्व। ठीक है, भारत में जनसंख्या के अगर हम विविधता को देखें तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो विविधता को दिखाते हैं भारत के अंतर्गत। तो पहला आता है जनसंख्या, पॉपुलेशन। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग यहाँ पे 121 करोड़, ये वाले ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला थोड़ा यहाँ पे गलत है। तो 121 करोड़ की लगभग है। ये जनसंख्या बहुत बड़ी है और इसके परिणाम स्वरूप भारत के लोगों के बीच विविधता भी बढ़ गई है। जो आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा आगे होगी। ये जो डेटा है ये आपके बुक्स के हिसाब से है। ठीक है, तो वर्तमान समय में भी जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह मैच खाता है, नहीं। तो बहुत बड़ी विविधता के क्षेत्र पर आप भारत को देख सकते हैं। भारत में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, जाति के लोग देखने को मिलेंगे, भाषा के लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के आप कह सकते हैं कि लिंग के लोग देखने को मिलेंगे। वहीं धर्म के बारे में भी सेम चीज़ बताई गई है। ठीक है, भाषा, भारत में कई धर्म हैं जिनमें हिंदू धर्म सबसे बड़ा है और लगभग 80.5% जनसंख्या को प्राप्त करता है। ठीक है, ये कोई करेक्ट डेटा नहीं है बेसिकली, परंतु ये बताया गया है कि भारत में जो हिंदू धर्म है वो काफ़ी बड़ा दिखाया गया। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है भारत में वो है मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख भी बहुत महत्वपूर्ण धर्म है, क्योंकि इनके भी बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत में उपस्थित हैं। और ये लोग क्या दिखाते हैं, ये भारत में विविधता को दर्शाते हैं, क्योंकि हम लोग साथ में रह रहे हैं। ठीक है, हम लोग छितर बितर तो नहीं है, हम लोग साथ में रह रहे हैं। ठीक है, और अलग अलग विविधता के लोग साथ में रह रहे हैं, मतलब कि एक पूरी तरह से एक अच्छे प्रकार का समाज का निर्माण किया गया है। इसके अलावा भारत में जैन, बौद्ध, पारसी और अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं। धर्म के अनुसार विभाजन और सामाजिक भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, समाज में अलग अलग प्रकार के धर्म हैं परंतु सब साथ में हैं, तो ये उसकी विविधता को दर्शाता है। फिर आता है भाषा, लैंग्वेज के आधार पर। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और हर राज्य और क्षेत्र में अपनी भाषा होती है। भारत में 22 भाषा आधिकारिक भाषा मानी जाती है। मतलब भारत में जो 22 भाषाएं हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर 22 जो भाषाएं हैं उनको नामांकित किया गया है कि ये आधिकारिक है, आधिकारिक तौर पे इन पे काम किया जाएगा। मतलब कि हो सकता है इन भाषा का प्रयोग डॉक्यूमेंटेशन, आपके जो डॉक्यूमेंट हो गए उनमें प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी भी अहम भाषाएं हैं
जिन्हें राज्य भाषा के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को तो काफ़ी ज़्यादा अहम माना गया है और इंग्लिश को आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर काम में इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर लिंग अनुपात के आधार पर जेंडर रेशो, लिंग अनुपात यानी पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात भारत में महत्वपूर्ण है। इसका उचित बनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समाज में लैंगिक संगठन और सामाजिक समानताओं पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ राज्यों में लिंग अनुपात अधिक होता है जबकि कुछ राज्यों में लिंग अनुपात कम होता है, जिससे लिंग असमानताओं की समस्या उत्पन्न है। लिंग अनुपात का मतलब है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं उपलब्ध हैं, ठीक है, कितनी महिलाओं की संख्या है, ये वहाँ के राज्य के लिंग अनुपात को दर्शाता है। तो कुछ राज्यों में लिंग अनुपात बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब पुरुषों की संख्या तो 1000 ही है, परंतु औरतों की संख्या जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कम है। और वहीं पे लिंग अनुपात के कुछ राज्यों में लिंग अनुपात बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पुरुषों की संख्या 1000 है परंतु महिलाओं की संख्या उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दर्शाता है। और जहाँ पे कम होता है लिंग अनुपात, वहाँ कहा जा सकता है कि वहाँ पे जो असमानताएं और समस्याएं वो उत्पन्न होती हैं। लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात दिखाया जाता है कि समाज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कैसे है। इसका मतलब कि लिंग अनुपात में बताया जाता है कि 1000 पुरुषों के लिए समाज में कितनी महिलाएं हैं। 2011 और 2001 के बीच बदलाव। 2011 में भारत में लिंग अनुपात 940 था, जो 2011 की बताई गई थी, और जो 2001 के मुकाबले 7 अंकों से बड़ा है। ठीक है, तो 2001 में 7 अंक कम थे, परंतु 2011 में 940 हो गया, जो कि 7 अंक से हाई हुआ है। फिर आता है शीघ्र 3 राज्य बताए गए। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला 3 राज्य हैं केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले हैं, मतलब प्रत्येक 1000 पुरुषों पे सबसे अधिकांश महिलाएं इन्हीं राज्यों में उपलब्ध हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कह सकते हैं कि केरल में 1084 और उसके बाद तमिलनाडु में 995, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में 992 महिलाएं उपलब्ध है। केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान है और निकोबार द्वीप है, जिनमें लगभग 1083, 946 और 978 जो महिलाएं हैं वो उपलब्ध हैं। सबसे कम अगर लिंग अनुपात की बात करें हम लोग, तो भारत का सबसे कम लिंग अनुपात का जो राज्य है वो है हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में पाया गया, जिनमें लिंग अनुपात क्रमांश है हरियाणा में 877 है, जम्मू कश्मीर में 883 और सिक्किम में 889 लिंग अनुपात है। लौटता लिंग अनुपात, बच्चों के बीच लिंग अनुपात, जैसे बच्चों के बीच की अनुपात भी कहा जाता है, लगातार घट रहा है। 2011 जनगणना के अनुसार अनुपात का सबसे निम्न स्तर 914 है, जिससे दिखता है कि कुछ क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या में कमी हो रही है, जो एक सामाजिक समस्या का संकेत हो रहा है। ठीक है, तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे महिलाओं की संख्या या फिर लड़कियों की जो संख्या है बच्चों के तौर पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियाँ नहीं पालना चाहते या फिर लड़कियाँ नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक समय आएगा जब समाज में लड़कियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और ये चीज़ भारत को या उस समाज को बहुत ही बड़ी हाशिए पर लाकर खड़ी कर देगी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उस समय उत्पन्न होगी। साक्षरता की बात करें, लिटरेसी की, तो साक्षरता दर यानी लोगों की पढ़ाई और लेखांतर की क्षमता भी भारत में महत्वपूर्ण है। साक्षरता के साथ साथ शिक्षा का भी महत्व है, क्योंकि यह व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। साक्षरता दर के साथ साथ लिंग और राज्य के अनुसार भी भिन्नताएं हो सकती हैं। ठीक है, राज्य के आधार पर भी आप भिन्नताएं देख सकते हैं और लिंग के आधार पर भी भिन्नताएं देख सकते हैं। यहाँ तक कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भारत की विविधता और भिन्नता का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में महत्व समझा जाता है और उसके साथ समानता और न्याय के मानकों का भी पालन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सुनिश्चित करना, पक्का करना महत्वपूर्ण है कि भारत में जो विविधता और भिन्नता है वो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी रहे। ठीक है, अब आगे बढ़े। व्यक्ति की असीमता और अद्वितीय सामाजिक समूह, यह 2 प्रमुख अवधारणाएं हैं जो हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत पहचान को परिभाषित करती हैं। अब अगर असीमता की बात करें तो सेल्फ आइडेंटिफाई, मतलब सेल्फ आइडेंटिफाई से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अपने आप को पता हो कि वो आखिर क्या है। ठीक है, असीमता का मतलब है कि किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत पहचान या स्वभाव, यह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक रूप को परिभाषित करता है, जिसमें उनकी आत्मसमर्पण और
स्वाभिमान की भावना होती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जिसको पता है कि वो क्या है, ठीक है, उसके पास उसका आत्मसम्मान है। ठीक है, कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि उन्हें नहीं पता अंदाज़ा कि वो कम्प्लीटली क्या है, तो इस प्रकार के इश्यूज उनके सामने आ सकते हैं, जिसमें उनका आत्मसमर्पण भी है और स्वाभिमान भी है। यह शिक्षा में भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और उनकी सोच और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है, ठीक है, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है कि उसे पता होना चाहिए वो क्या है। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं। आप ये एक उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं कि कोई बच्चे होते हैं जिनको कम्प्लीटली पता नहीं होता कि उनका जेंडर क्या है या फिर वो किस प्रकार से इस चीज़ को फेस करें। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रियंका एक युवती है जो अपने शिक्षा के साथ साथ अपने भारतीय रुचि, संगीत का शौक और अपने विचारों की आज़ादी को महत्व देती है। वह अपनी असीमता में यह जानती है कि वह एक जागरूक स्वाधीन महिला है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि प्रियंका क्या है, एक युवती है, लड़की है जो कि अपनी शिक्षा के साथ साथ भारतीय रुचि, उसको रुचि है संगीत में, ठीक है, और उसका शौक भी है। तो ये क्या है, उसको पता है कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उसको किस चीज़ का शौक है। ठीक है, वो क्या है, उसको सेल्फ आइडेंटिफाई है, तो अब वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि वो कंफ्यूज है कि मेरे को नहीं करना है या फिर मेरे को नहीं पता कि क्या करना है, इस प्रकार की समस्या उसके सामने नहीं है। फिर राजा एक छात्र है जो खेल के माध्यम से अपनी असीमता को प्रकट करता है, मतलब वो खेलता है, उसको खेलना पसंद है। वह अपनी फुटबॉल टीम के कप्तान के रूप में अपनी कौशलता को महत्व देता है और इससे अपनी आत्मसम्मान बढ़ाता है। तो राजा को पता है कि वो कैप्टन है, कैप्टन का मतलब कि काम ज़्यादा है उसके सर पे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे पता है, तो वो उस चीज़ को उसी प्रकार से करता है। समूह की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। समूह की अवधारणा व्यक्तियों के गठन और सामाजिक संरचना को परिभाषित करती है। यह समूह के सदस्यों के बीच साझा मूल्य, विचारों और सांस्कृतिक आशाओं का गठन करती है और समाज में एकता बनाती है। समूह की अवधारणा से मतलब है कि आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप बन गया, उस ग्रुप की एक अवधारणा है। ठीक है, उस ग्रुप में जितने लोग हैं वो किसी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि थॉट या फिर आइडिया पे कंप्लीटली विश्वास करते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति एक समय में कई सामाजिक समूहों का सदस्य हो सकता है और उन्हें समूहों में होने वाली सामाजिकरण की गहरी समझ होने व्यक्ति के व्यवहार को समझने में मदद करती है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को उस समूह के बारे में कितना ज़्यादा पता है, ठीक है, वो जितने भी समूह में वो जुड़ा हुआ है उनके बारे में उसे अच्छे से पता है, उसकी भावनाएं क्या हैं, ये हमारी मदद करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जानकारी के लिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि बल्कु एक छात्र है जो अपने स्कूल के संगीत समूह का हिस्सा है। यह समूह एक साझा रुचि और संगीत का प्रेम करने वाले छात्रों का समूह है जो उनके एक साथ गाना, संगीत बजाना और उनके समूह की अवधारणा का हिस्सा बना है। तो बल्कु क्या है, एक म्यूज़िकल आप कह सकते हैं कि ग्रुप का छात्र है। ठीक है, और उस ग्रुप में काफ़ी सारे काम होते हैं जिसमें गाना बजाना, गाना गाना, संगीत, इस तरह के काम होते हैं। तो वो उस छात्र है और वो सारी की सारी प्रक्रिया उनके हिसाब से करता है। रवि एक सेवा में नियुक्त कर्मचारी है जो अपने काम के साथ साथ अपने ऑफिस की क्रिकेट टीम का भी सदस्य है। यह समूह उनके काम के साथ साथ एक साथ खेलने और अपने दोस्तों के साथ अच्छेदान का एक अच्छा तरीका है। तो क्या है, रवि क्या है, अपने ऑफिस में काम करता है, साथ के साथ ऑफिस की जो टीम है या फिर ऑफिस के जो दोस्त हैं उनके साथ एक जो क्रिकेट है वो भी खेलता है। तो वो क्या है, उसका शौक है, वो एक अलग ग्रुप में भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, देख सकते हैं एक व्यक्ति क्या है, सामाजिक वर्ग से भी जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति लिंग के वर्ग से भी जुड़ा है, राष्ट्रीय शास्त्र से भी एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जाति की बात करें तो वो व्यक्ति जिस जाति से बिलोंग करता है वो जाति का पूरा समूह उससे जुड़ा हुआ है। जिस धर्म से वो बिलोंग करता है उस पूरे धर्म से वो जुड़ा हुआ है। और फिर असाधारणता या गैर असाधारणता। ठीक है, आगे बात करें, लोगों के विविध समूहों से जुड़े ज्ञान और कौशल, नॉलेज एंड स्किल्स एसोसिएटेड विद वेरियस सोशल ग्रुप्स। जो सामाजिक ग्रुप होते हैं उनकी अवधारणाएं क्या हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी अवधारणाएं क्या है, इसके बारे में। माइट जैन 1997 के अनुसार लिंग, नस्ल और जातीय आदि के मिश्रण ने सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों से जुड़े ज्ञान और कौशल को प्रभावित किया है। तो एक व्यक्ति हैं माइट जैन जो बताते हैं कि लिंग, नस्ल और जाति के आधार पर जो ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें लोग मिक्स हैं, उसने सामाजिक और सांस्कृतिक जो समूह है उसके कौशल, मतलब उनकी जो उस समूह की जो स्किल्स है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के सामाजिक परिणति
का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके ज्ञान और कौशल से होता है। ठीक है, तो क्या बताया गया कि व्यक्ति के सामाजिक परिणति, समाज में जो व्यक्ति है उसकी परिणति आप कह सकते हैं कि उसके व्यवहार, वो सब किस चीज़ से बिलोंग करता है, उसके ज्ञान से, उसके कौशल से, जो उनके सामाजिक समूह के साथ संबंधित होता है। उदाहरण के तौर पे समझे कि कुमार, वह एक भारतीय संगीत गुरु के पास संगीत की पढ़ाई कर रहा है। इससे वह अपने जातीय और सांस्कृतिक धरोहर के साथ जुड़ा हुआ है और संजीवनी कौशल का संग्रह कर रहा है। तो देखिए, कुमार एक व्यक्ति है जो कि एक भारतीय सांस्कृतिक गुरु हैं, उनके पास संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। अब उसे, और इससे क्या है, वह अपने जातीय और सांस्कृतिक धरोहर से, वो अपनी जात जो है उस व्यक्ति की, उससे भी जुड़ा हुआ है, साथ के साथ भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, क्योंकि वो सांस्कृतिक क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा है, तो क्या है कि वो संस्कृति की धरोहर से भी जुड़ा हुआ है। फिर आलिया, वह एक नाटक कला के समूह का हिस्सा है जिसमें उसकी नस्ल के विशिष्ट रंगमंच कला की परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सामूहिक कौशल के साथ उसकी नस्ल और समृद्धि के प्रति सजग बनाता है। तो आलिया क्या है, एक जो एंटरटेनमेंट ग्रुप होते हैं, नाटक ग्रुप होते हैं, ड्रामा ग्रुप होते हैं, उनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, और जिसमें उस आलिया की जो नस्ल है, नस्ल के विशिष्ट रंगमंच कला की परंपरा को बढ़ावा दिया गया है। मतलब कि आलिया की जो नस्ल है, उस नस्ल से जुड़े जितने भी मंच हैं, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। तो वो क्या है, आलिया अपने जो नस्ल है उससे भी जुड़ी हुई है। कई संदर्भों में ज्ञान की समझ का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और पहेलियों का समाधान ढूंढना होता है। इसका मतलब है कि हम सभी को अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत समृद्धि में ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो नॉलेज है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज हमें डेली लाइफ में कई सारे ऐसे टास्क मिल सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होगा, और ज़्यादातर वो जो चीज़ें होंगी वो सॉल्व किस प्रकार से होंगी, नॉलेज, ज्ञान से वो चीज़ें सॉल्व होंगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ हद तक ज्ञान होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन का सही तरीके से समझ सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। सीखने की विविध शैलियाँ शिक्षार्थी के सीखने के तरीके को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीखने की स्किल से तात्पर्य है कि कुछ व्यक्तियों, मतलब कुछ शैलियाँ हैं जिनसे हम किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर चीज़ सिखा सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि जो स्टूडेंट के सीखने के तरीके को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक को यह समझने में मदद करती है कि छात्र किस तरीके से एक अच्छा सीख सकता है। तो ठीक है, तो जो टीचर है उसको, जैसे तो एक्सपीरियंस टीचर है, आपको पता होगा, एक्सपीरियंस जो टीचर होते हैं उन्हें पता होता है कि सामने वाले स्टूडेंट को किस प्रकार से सिखाया जाए कि वो इस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को समझ जाए। ठीक है, तो ये जो विशेषताएँ हैं टीचर्स में अधिकांश देखी जा सकती है। अब बात करें दृश्य शैली की। कुछ छात्र विद्यालय की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अधिक उपयुक्त तरीके का ध्यान में केंद्रित करते हैं। वह चिट्ठियाँ और चिट्स का उपयोग करके ज्ञान को आसानी से समझते हैं और उसको याद रखते हैं। इस प्रकार के छात्र अक्सर विज्ञान, गणित, अन्य विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जो आप कह सकते हैं कि चिट्स का प्रयोग करके या फिर चार्ट देखे होंगे आपने, स्कूल लाइफ में चार्ट्स बनाए होंगे, तो कई स्टूडेंट्स होते हैं कि वो एक इमेज को देखकर, यहाँ पे दृश्य शैली से तात्पर्य है कि किसी चीज़ को देखकर उसको समझना या उसको सीखना। ठीक है, तो चार्ट बनाए जाते हैं, वीडियोस हो गई। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस आपने देखी, जैसे कि आप हमारी ही वीडियो देख रहे हैं उदाहरण के तौर पे, तो आप इसको सुन रहे हैं, सुनने से आपको समझ आ रहा है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो सेम इसी प्रकार दृश्य शैली में बताया गया है कि कई सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको जो छात्र देखकर किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं इंस्टेड ऑफ उस चीज़ को पढ़ना। ठीक है, ये छात्र कभी कभी, मतलब ज़्यादातर विज्ञान के स्टूडेंट हो सकते हैं, गणित या अन्य विषय के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण शैली से तात्पर्य सिंपल कि किसी चीज़ को सुनकर बहुत अच्छे से प्राप्त करना। फिर बात करें गतिज शैली। कुछ छात्र अधिक सकारात्मक शैली में सीखने पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। वे प्रैक्टिकल लैब और कार्यशालाओं में अधिक रुचि रखते हैं और अधिक अद्वितीय अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मतलब उन्होंने कुछ चीज़ को करके देखा, ठीक है, और उस करने की वजह से वो चीज़ को अच्छे प्रकार से समझ पाए।
अगला है संवादन शैली। कुछ छात्र सीखने के लिए संवाद और वाद विवाद का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वे विचारों को साझा करने और डिस्कशन के माध्यम से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ देखा होगा, कुछ छात्रों को डिबेट्स में जाना पसंद है, क्योंकि वो डिबेट्स में जाके लोगों के अलग अलग थॉट्स और अपने जो थॉट्स हैं वो बयां कर पाते हैं। अब इससे क्या होता है, वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इन दो अवधारणाओं का समझाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शिक्षा में और समाज में व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान के मूल और गहरे पहलुओं को समझाती है। स्कूल सोसाइटी इंटरफेस। आधिपत्य, विचारधारा और छिपे हुए पाठ्यचर्या का मतलब जो बुक हो गई आपकी। स्कूल एक सामाजिक संस्था है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अपने युवा नागरिकों को शिक्षित करने की होती है। जो स्कूल है उसमें जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करना, शिक्षित करना एक स्कूल का महत्वपूर्ण काम होता है। संस्था के रूप में स्कूल हमारे समाज में लंबे समय से मौजूद है। तो पहला पॉइंट आता है कि समाज के संदर्भ में विद्यालय का अस्तित्व क्या है। अब अगर हम स्कूल सोसाइटी इंटरफेस की बात करें तो हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछा जा सके कि स्कूल में विविधता के बारे में बताइए। ठीक है, स्कूल में विविधता किस प्रकार प्रभावित होती है इसके बारे में बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको बहुत ध्यान से लिखना है, इंस्टेड ऑफ बाकी जो पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, जो मेन पॉइंट है उसको आपको काफ़ी ध्यान से लिखना है। समाज के संदर्भ में विद्यालय का क्या अस्तित्व है। समाज के संदर्भ में विद्यालय का क्या अस्तित्व है। स्कूल समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उनका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाई कराना और उनको शिक्षित करना। हमें यह सोचना चाहिए कि स्कूल एक ऐसी स्थान है जहां हर छात्र को अच्छी शिक्षा और ज्ञान मिलता है, चाहे वह परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी हो। ठीक है, तो ये बताया गया इस वाले में कि समाज में स्कूल क्या महत्व रखता है। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके ज्ञान प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी नस्ल से हो, किसी भी लिंग का हो। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो बच्चा आके स्कूल में क्या कर सकता है, एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। स्कूल का मकसद होता है कि वह सभी बच्चों को समाज में अच्छे नागरिक बनाने के लिए जो है शिक्षा दे। स्कूल समाज इंटरफेस में मार्क्सवादी परिषद। स्कूल में जो मार्क्सवाद के बारे में जो सिद्धांत है उसके बारे में बताया गया कि मार्क्सवाद सिद्धांत के अनुसार समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं जिनमें शक्ति और संसाधनों का असमान वितरण होता है। मार्क्सवाद के अनुसार ये बताया गया है कि समाज में विभिन्न सारे वर्ग हैं। कुछ वर्गों को तो बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं, संसाधन दिए गए हैं और कुछ ही वर्ग को बिल्कुल ही वंचित कर दिया गया है उन संसाधनों या फिर जो सुविधाएं हैं उनसे। कुछ वर्ग समाज में ऊपरी स्थान पर होते हैं, उनकी आवश्यकताएं और विचारधाराओं को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि दूसरे वर्ग की ज़रूरत और विचारधाराओं को अधिक नज़रअंदाज किया जाता है। तो मार्क्सवादी जो लोग बताते हैं वो बताते हैं कि जो समाज है जिसमें अलग अलग वर्ग हैं वो वर्गों को अलग अलग प्रकार से ट्रीट किया जाता है। कुछ लोगों को, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्हें अच्छी सुविधाएं, अच्छे संसाधन दिए गए हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं ना ही उनको सुविधाएँ हैं ना ही उनको संसाधन दिए गए हैं, उनको इन चीज़ों से वंचित किया गया है। ठीक है, तो उनमें बताया गया कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, जबकि दूसरे जो वर्ग हैं उनकी विचारधारा को नज़रअंदाज किया जाता है। यह शक्ति का अनुचित वितरण समाज में असमानता और विभाजन पैदा करता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये समाज में असमानता, ठीक है, और विभाजन, समाज को तोड़ने की जो चीज़ें हैं उसको पैदा करता है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। अभी हम बात कर रहे हैं स्कूल की। ठीक है, स्कूल के तौर पे बात कर रहे हैं कि लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। महत्वपूर्ण और प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र को समझना। आजकल की शिक्षा में शिक्षा शास्त्र न केवल ज्ञान का पाठन करता है बल्कि समाज को समझने और समाज को बेहतरी लाने, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और समाज में सुधार लाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो क्या है, जो वर्तमान समय में जो शिक्षा शास्त्र है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज में अब ऐसा नहीं है कि हम बुक्स की नॉलेज ही दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, हम या फिर स्कूल में बुक्स की नॉलेज से बाहर की चीज़ें भी दी जाती हैं, उसको समझ दिया जाता है नॉलेज के समाज में किस प्रकार रहा जाता है, समाज को किस प्रकार विकास किया जाए, ये चीज़ें भी दी जा रही हैं। यह शिक्षा के कई क्षेत्रों में नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे समाज में बेहतरी और सामाजिक समानता की दिशा में प्रगति होती है। इससे न केवल शिक्षा क्षेत्र में बल्कि समाज में भी सकारात्मक
परिवर्तन लाया जा सकता है जो समृद्धि और समृद्धिकरण की दिशा में हमें आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो शिक्षा शास्त्र है इसी को प्रयोग करके हम समाज में बदलाव भी ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर समाज को और ज़्यादा, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करना इम्पोर्टेंट माना गया है। अगला टॉपिक शुरू होता है हमारा स्कूली पाठ्य पुस्तकों पर सांस्कृतिक, वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के बारे में 5 महत्वपूर्ण बिंदु समझाए गए हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक आपकी स्कूलों की जो किताबें हैं उन पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सांस्कृतिक प्रभाव की, तो भाषा और संस्कृति। पाठ्य पुस्तक विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को प्रस्तुत करके छात्रों को विविधता की ओर मोड़ सकती है। आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में केवल एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, नहीं। अगर आप देखेंगे हाई क्लास जो स्कूल्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे विदेशी लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती हैं, और भारत के जो नॉर्मल स्कूल हैं उनमें हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, कुछ स्कूलों में पंजाबी लैंग्वेज भी नॉर्मली पढ़ाई जाती है और उर्दू भी पढ़ाई जाती है। तो ये लैंग्वेजेस ना आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो लैंग्वेज उनकी मदद करती है कि वो बाकी बच्चे से भी इंटरेक्ट कर सकें। तो किस तरफ मोड़ देती है, विविधता की ओर मोड़ सकती है। फिर आता है सांस्कृतिक अवगुण। अगर हम सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें, अब देखिए भाषा और संस्कृति का तो ये प्रभाव पड़ा, फिर अब वहीं सांस्कृतिक अवगुण की बात करें तो कुछ पाठ्य पुस्तकें विशिष्ट सांस्कृतिक विचारधाराओं को प्रोत्साहित कर सकती हैं जो समाज में असमानता और समानता को बढ़ा सकती है। इसको आप सिंपली इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स में, ठीक है, बच्चों को दबाव देकर एक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मैं कोई उदाहरण लेके इसको नहीं समझाना चाहता, ठीक है, और दबाव दिया जाता है कि आप इसी लैंग्वेज में आगे बढ़िए, ठीक है, उस पुस्तक में जो संस्कृति के बारे में बताया गया उसी संस्कृति के बारे में आप जानिए। तो इससे क्या होता है, बच्चों के जो मानसिक रूप है उस पर वो संस्कृति की छाप थोड़ी थोड़े दिनों में छूटने लगती है, वो संस्कृति से और ज़्यादा जुड़ से जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, समाज में आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत असमानता पैदा कर सकती है। एक प्रकार से वो बच्चे क्या मानेंगे कि हमारी संस्कृति सबसे ऊपर है, हम लोग सबसे ज़्यादा वो हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें समाज में असमानता को उत्पन्न कर सकती हैं। तो क्या होता है कि बच्चों को सभी प्रकार की संस्कृति की जान पहचान होनी चाहिए, ठीक है, सभी भाषाएँ हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत पहचान होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से सांस्कृतिक अवगुण है कि किसी भी पर्टिकुलर किताब में विशिष्ट संस्कृति की विचारधाराओं को प्रोत्साहित किया गया है, किसी एक विचारधारा को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर वैचारिक प्रभाव की बात करें कि वैचारिक क्या प्रभाव पड़ते हैं किताबों पे, तो गोपनीयता का मुद्दा। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्र के विचारों को खुलकर व्यक्त करने की प्रेरणा दी जा सकती है जो विचारधारा और मान्यताओं को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो किताबों में क्या होता है, बच्चों को आप देखिए, आपके स्कूल्स में ऐसा तो नहीं है कि आपको इस प्रकार की पढ़ाई कराई जाती है कि आप बस दब के रहें, नहीं, इसमें आपको सिखाया जाता है कि आप स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में हर चीज़ कर सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से क्या होता है, छात्र के विचारों को खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं। छात्रों को सिखाया जाता है कि आपके जो विचार हैं आप उनको खुलकर क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आज़ादी है। जो विचारधारा और मान्यताओं को प्रभावित कर सकती है, ये जो चीज़ है ये कुछ हद तक तो बहुत अच्छी है, परंतु अगर ये उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जो बाकी विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं, ये उनको एक हद पे प्रभावित कर सकती है। सामाजिक सुधार की बात करें तो पाठ्य पुस्तकें समाज में सुधार की दिशा में जागरूकता फैला सकती हैं और छात्रों को समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। किताबों में ज़्यादातर देखा होगा शुरुआत से ही बच्चों को समाज में किस प्रकार से योगदान देना है इसके बारे में स्कूलों में शुरुआत से ही सिखाया जाता है, क्योंकि बड़े होकर उन्हें समाज में ही रहना है, समाज में योगदान देना है। ठीक है, तो वहीं उनकी जो पुस्तकें हैं वो बहुत काम आती हैं। क्यों? क्योंकि पाठ्य पुस्तक समाज में सुधार की दिशा में बच्चों को और आगे बढ़ाती हैं और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रभावित करती है। अब आता है आर्थिक प्रभाव। शिक्षा की लागत पाठ्य पुस्तकों की मूल्य और शिक्षा से जुड़ी खर्च के बारे में प्राथमिकता सेट कर सकती है और परिवार के लिए आर्थिक दबाव पैदा कर सकती है। शिक्षा में लागत आप देखिए, काफ़ी बड़े बड़े जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं, जिसमें जो बुक्स का मटेरियल है ना उसके लिए भी वो पैसा चार्ज करते हैं। तो ये क्या होगा, इस शिक्षा के लिए लागत होगी कि बच्चे, कुछ परिवार जो है वो मिडिल क्लास है, नॉर्मल है, ठीक है, पुअर है, तो वो ईजिली उतनी बड़ी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते, उतनी बड़ी महंगी किताबों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उस परिवार के ऊपर क्या बढ़ जाती है, दबाव पैदा कर सकती है। व्यावसायिक अवसर की बात करें तो
कुछ पाठ्य पुस्तकों को विशिष्ट कौशल और व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूक कर सकती है जो उनके आर्थिक भविष्य को प्रभावित कर सकती है। अब देखिए व्यावसायिक अवसर, काफ़ी आपने पुस्तकें देखी होंगी जिनकी हेल्प से बच्चे एग्जाम्स क्रैक करते हैं। कुछ पुस्तकों में इस प्रकार की नॉलेज दी जाती है जिससे वो इंटरव्यू क्रैक करते हैं। तो ये जो बुक्स है ना, ये व्यावसायिक हो गए, उनके भविष्य के लिए एक अच्छा जो रास्ता है उसको तय करने के लिए अच्छी किताबें हो गई। ठीक है, कुछ पाठ्य पुस्तक क्या है जो विशिष्ट रूप से आप बात करें, हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो व्यावसायिक अवसर की बात करें तो जो पुस्तकें हैं लोगों को या छात्रों को व्यवसाय के नए नए अवसर भी प्रदान करती है। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो सामाजिक समानता, कुछ पाठ्य पुस्तक सामाजिक समानता और विचारों के प्रति समझाव देने में मदद कर सकती है जिससे समाज में सामाजिक बदलाव हो सकता है। ठीक है, जो सामाजिक समानता है आपने देखा होगा किताबों में, ऐसा तो नहीं है कि बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से अलग प्रकार से ट्रीट कर सकते नहीं, सबको समान रूप से ट्रीट करना ये हमें सिखाया जाता है। ठीक है, सबको समान रूप से रहना, सब समान है, सबको अधिकार है स्वतंत्रता का। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें शुरुआत से ही सिखाई जाती हैं अपने किताबों के माध्यम से। तो यही किताबें क्या करती हैं, सामाजिक समानता को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं और उसके प्रति जो विचार हैं उनको मतलब फैलाने में मदद करती है, जिसमें क्या होता है समाज में बदलाव आ सकता है। तो किताबों के माध्यम से भी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। फिर विभिन्न समुदायों का परिचय, पाठ्य पुस्तकों में भिन्न समुदायों और जातियों की जानकारी होने से छात्र को विश्वास और सहमति की भावना दिलाने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो किताबों में क्या होना चाहिए, अगर नहीं है तो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है कि किताबों में क्या होना चाहिए कि जो समुदाय हैं, जातियां हैं, इनके बारे में भी डिटेल्स किताबों में होनी चाहिए ताकि छात्र को उन समुदायों के बारे में भी पता चले जिनसे वो अपने एक्चुअल जीवन में नहीं मिल पाया है। ठीक है, नहीं देख पाए हैं, छात्रों को उन समुदायों के बारे में भी इन किताबों से पता होना चाहिए। राजनीतिक प्रभाव की बात करें अगर हम, तो राजनीतिक दृष्टिकोण, कुछ पाठ्य पुस्तकें छात्र को राजनीतिक दृष्टिकोण बनाने में मदद कर सकती हैं और उन्हें समाज में नागरिकों के रूप में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। ठीक है, काफ़ी आपने स्टूडेंट देखे होंगे जिनके कोई अपने पॉलिटिक्स के बारे में अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं होते। ठीक है, वो पॉलिटिक्स को कुछ खास अहमियत नहीं देते, परंतु किताबों के माध्यम से ही वो अपने पॉलिटिक्स के प्रति अपना जो विचारधारा है बना सकते हैं, अपना एक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। उनको पता चल सकता है कि पॉलिटिक्स कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है। ठीक है, तो राजनीतिक जो दृष्टिकोण है ना, वो किताबों के द्वारा भी बनाया जा सकता है। और क्या करता है, वो समाज में नागरिक के रूप में भागीदारी करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। समाजवाद और न्याय, कुछ पाठ्य पुस्तकें समाजवाद और न्याय के मुद्दों पर जागरूकता पैदा कर सकती हैं और छात्रों को समाज में न्याय और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो समाजवाद और न्याय जो किताबें होती हैं वो न्याय, अब देखिए कई सारी आपने ऐसी किताबें पढ़ी होंगी, नॉवेल्स पढ़ी होंगी जिनमें लोगों की बायोग्राफी बताई जाती है। ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में कुछ करा है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे पद पर रहे हैं, उन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है। तो ऐसे लोग की किताबों में आप पढ़ेंगे कि उन्होंने न्याय के लिए भी कुछ हद तक काम किए हैं। तो उन किताबों के माध्यम से आप भी न्याय को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करती है, छात्रों के न्याय के मुद्दों के प्रति जागरूकता को बढ़ाती है। ठीक है, और छात्रों को समाज में न्याय की ओर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। तो ये कुछ प्रभाव हैं। इसमें नकारात्मक प्रभाव भी मैंने आपको मिक्स में बताया, कोई पर्टिकुलर नहीं बताया, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव बताए हैं। तो अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पाठ्य पुस्तकों पर राजनीतिक, सामाजिक, इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो प्रभाव हैं वो अपने थॉट्स से लिखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि किताबों पे आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, किताबें महंगी बनाई जाएंगी तो जिससे कि छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, और आर्थिक रूप से बताएं तो कुछ किताबों में अच्छे प्रकार की नॉलेज दी जाएगी जिससे कि बच्चे या लोग स्टार्टअप्स कर पाएंगे, व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। तो इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं ये आपको अपने एग्जाम्स में खुद ही बना के लिखने होंगे। ये केवल बेसिक्स नॉलेज है।